नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राणायाम में क्या क्या अंग है, यानी कि अभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, कितना कितना समय करना है, कब कब करना है, ये सब पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए। प्राणायाम दोनों नासारंध्रों, पहले आता है ईड़ा और पिंगला। प्राणायाम दोनों नासारंध्रों व मुंह से भी किया जाता है। इन दोनों नासारंध्रों में वाम को चंद्र स्वर अर्थात ईड़ा व दाहिना को सूर्य स्वर अर्थात पिंगला कहते हैं। पूरक, कुंभक व रेचक। अभी ये पूरक, कुंभक व रेचक क्या है, प्राणायाम के अंग है। इसमें इसे क्या क्या कहते हैं, कैसा करते हैं, वो बता रहा हूँ। जिन क्रियाओं द्वारा प्राणायाम किया जाता है उनको पूरक यानी कि पूरक प्राणायाम, कुंभक यानी कि कुंभक प्राणायाम और रेचक यानी कि रेचक प्राणायाम। कुंभक में भी दो प्रकार के हैं, अभ्यंतर कुंभक यानी कि अंदर सांस को रोकना और बाहरी कुंभक यानी कि सांस को बाहर रोकना। ये कुंभक के दो प्रकार। अभी इसके आगे बताते हैं। पूरक आकाश यानी कि आकाशस्थ वायु को खींचकर पेट भरने को पूरक कहते हैं। इसे सदा धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि शीघ्रता से किया गया पूरक हानि करता है अर्थात नुकसान पहुंचाता है। पूरक करते समय यह अनुभव करें कि दैवी शक्ति, कृपा, प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा व ब्रह्मचर्य आदि मेरे अंतरात्मा में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मेरे शरीर के अंदर भी आ रहे हैं। अभी है कुंभक। कुंभक क्या है? पेट में भरे हुए वायु को अंदर व बाहर के वायु को बाहर ही रोके रहने को कुंभक कहते हैं। कुंभक दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुंभक किसे कहते हैं? वायु को धारण करना या वायु को अंदर धारण करना या बाहर धारण करना, इसे कुंभक कहते हैं। इसमें दो कुंभक बताया गया है, उसका यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो दो प्रकार के कुंभक क्या है? तो पहला मैं आपको बताऊं आंतरिक कुंभक और दूसरा है बाह्य कुंभक। अब ये आंतर कुंभक क्या है? बाहर से खींचकर यानी कि बाहर से वायु को खींचकर भरे हुए श्वास को अंदर ही रोके रहने को कहते हैं आंतरिक कुंभक। अभी बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर निकालकर फिर ना लेना अर्थात उसे फिर वहीं रोके रहना या बाहर ही रोके रहने को कहते हैं बाहरी कुंभक, यानी कि बाहर का कुंभक कहते हैं। अब एक कुंभक का विस्तार से आगे बताते हैं। इसके और भी कई भेद है। बाहरी कुंभक 8 प्रणव यानी कि ओम के उच्चारण से रेचक करके 16 से बाहरी कुंभक करना और फिर 4 से पूरक करना बाहरी कुंभक है। तो देखिए बाहरी कुंभक का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है विस्तार से। इसे अच्छे से सोचिए, समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए, तो ये आपको प्राणायाम सिद्ध होगा। तो ये आपको एक सिद्ध पुरुष आप जल्द से जल्द बन पाओगे केवल प्राणायाम से। तो यहाँ पर बताया गया 8 प्रणव ओम के उच्चारण से रेचक करके 16 से बाहरी कुंभक करना और फिर 4 से पूरक करना बाहरी कुंभक कहलाता है। अभी अभ्यंतर कुंभक क्या कहलाता है, यानी कि किस तरह से करने से अभ्यंतर कुंभक होता है शास्त्र के हिसाब से? बाहर के वायु को 4 प्रणव यानी कि ओम से पूरक करना, 16 से कुंभक यानी कि 16 सेकंड तक अंदर ही धारण करना या 16 ओम तक अंदर ही धारण करना और 8 से रेचक करना अभ्यंतर कुंभक है। और 8 बार ओम बोले उतने समय में वायु का आपका रेचक हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा यह बताया गया है अभ्यंतर कुंभक। प्रयत्नपूर्वक स्थिर किया हुआ कुंभक बलवर्धक व लाभदायक होता है। कुंभक में शिथिलता करना हानिकारक है। कुंभक सदा उतना ही करे जिसमें रेचक धीरे धीरे हो सके। तो ये ध्यान रखिए, रेचक धीरे धीरे हो सके उतना ही कुंभक करना है। रेचक के पश्चात 2-3 सेकंड कुंभक करके फिर पूरक करें। कुंभक चलते फिरते व खड़े होते किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हठ योगी साधक आगे बढ़ता है तब वहाँ कुंभक किसी भी अवस्था में कर सकता है। आगे बाह्य और अभ्यंतर दोनों कुंभक करने योग्य है। देखिए दोनों भी कुंभक योग्य है, करने योग्य है। जिस मात्रा में अभ्यंतर किया जाता है उसी में बाहर भी किया जाना चाहिए, यानी कि जितना देर आप अंदर रोक रहे हो उतना ही देर आपको बाहर भी सांस या कुंभक करना है। आरंभ में अभ्यास करते समय कुछ कठिनाई मालूम होती है, परंतु धीरे धीरे सरलता से होने लगता है और साथ ही में किया जा सकता है। बाहरी कुंभक रेचक के पश्चात किया जाता है और उसके पश्चात ही फिर पूरक से आरंभ किया जाता है, अर्थात पहले पूरक फिर अभ्यंतर कुंभक, रेचक के उपरांत फिर बाह्य कुंभक होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है
पहले पूरक यानी कि सांस को लेना, फिर अभ्यंतर कुंभक सांस को अंदर रोकना, फिर रेचक सांस को बाहर छोड़ना, फिर बाह्य कुंभक यानी कि सांस को बाहर ही रोकना। ये एक क्रिया हो गई। ऐसी क्रिया आपको सतत करना है और दोनों सम अवस्था से करना है, तो आपको कुंभक सिद्ध होगा। कुंभक इसी प्रकार चलता रहता है। अभी रेचक यानी कि रेचक का विस्तार से यहाँ पर बताया गया है कि रेचक क्या है, कैसे करना है, कितना समय करना है। रेचक में रोके हुए वायु को बाहर निकालने को रेचक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वायु को बाहर निकालना रेचक कहा गया है। रेचक भी किसी विशेष क्रिया के सिवाय कभी भी शीघ्रता से नहीं करनी चाहिए। रेचक हमेशा सावधानी से धीरे धीरे करना चाहिए, अन्यथा बल की हानि होती है। देखिए यहाँ पर कितना महत्व का बताया गया है। रेचक हमेशा धीरे धीरे सौम्य अवस्था से करनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा हानि होती है। रेचक के समय यह अनुभव करें कि लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद और मत्सर आदि आसुरी वृत्तियाँ मेरे शरीर से बाहर निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदगी है, जो गंदा है, सब पूरा शरीर से बाहर जा रहा है रेचक करते समय। ऐसा आपको अनुभूति करना है, अनुभव करना है, तो वही आपके शरीर पर असर करेगा, क्योंकि जैसा आपका दिमाग सोचता है वैसे आपको शरीर को बना देता है। तो यहाँ पर आगे ऐसे बताया गया है, जिस नासिका से पूरक किया गया हो, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जिस नासिका से पूरक किया गया हो उससे कभी रेचक ना करे। यहाँ पर देखिए, जहाँ से पूरक किया है वहाँ से रेचक बिल्कुल नहीं करना है, परंतु दोनों नासिकाओं से पूरक करने पर यथाकथित एक या दोनों से रेचक किया जा सकता है। इसे ध्यान से समझिए। पूरक करते समय जो नाभि तक श्वास खींचता है उसे रेचक के 16 अंगुल, जो हृदय तक खींचता है वहाँ 8 अंगुल, और जो नासिका के अंदर ऊपरी अंतिम भाग तक ही खींचता है उसे 4 अंगुल तक ही छोड़े। तो यहाँ पर देखिए, कितना आप रेचक कर रहे हो तो कितना कुंभक करना चाहिए, कितना पूरक करना चाहिए, कितना अभ्यंतर कुंभक में रखना चाहिए, ये पूरा विस्तार से बताया गया है। आप लोगों ने मुझे बहुत बार कमेंट्स में पूछा कि कितना रोकना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए रेचक, पूरक, कुंभक। वो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बहुत ही विस्तार से बनाया है। आप ध्यान से इसे समझे, पढ़े, और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, तो आपके मैं आपको बताऊँ और हेल्प करूँ। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है, और एक बार मैं कहना चाहता हूँ, जो हृदय तक खींचता है वहाँ 8 अंगुल, और जो नासिका के अंदर ऊपर अंतिम भाग तक ही खींचता है उसे 4 अंगुल तक ही छोड़े। मुंह से जहाँ जैसा करने का आदेश हो उसके सिवाय मुंह से पूरक व रेचक ना करे। देखिए, कुछ ही प्राणायाम में मुंह से श्वास लेना है, छोड़ना है, वही प्राणायाम में करना है, अथवा हर प्राणायाम में सभी जगह नहीं करना है। मुंह से रेचक करना तो कभी श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि उससे बल का बहुत क्षय होता है। तो देखिए, मुंह से आप पूरक कर सकते हैं, यानी कि सांस को ले सकते हैं, लेकिन रेचक बिल्कुल ना करें, ऐसा बताया गया है, यानी कि अन्यथा बल की हानि होगी। तो ये ध्यान रखें और आगे बढ़े। प्राणायाम वाम नासारंध्र से आरंभ करके क्रमश, वाम यानी बाई, ठीक है, क्रमश दाहिने बाई से करें, यानी कि आपको बाई से लेना है और दाहिने से छोड़ना है, बाई से स्टार्ट करना है। तो बस इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर